इस कोर्स को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है वेब होस्ट मोस्ट ने, जो कि एक सिक्योर, रिलायबल और अफोर्डेबल वेब होस्टिंग है और इसका लोकलाइज्ड वर्जन वेब होस्ट मोस्ट डॉट पी के पर अवेलेबल है। और WP एकेडमी का कूपन कोड यूज़ करने पर आपको 15% मज़ीद डिस्काउंट चेकआउट के पेज के ऊपर मिलता है। और अगर आप इस वेब होस्टिंग को हमारे एफिलिएट लिंक से परचेज करते हैं तो आपको 6 मंथ की एक्सेस मिलेगी हमारी प्रीमियम सपोर्ट कम्युनिटी पर, जहां पर आप इस कोर्स से रिलेटेड मुफ्त सपोर्ट हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मज़ीद एफिलिएट लिंक्स हमारी wpacademy.pk की वेबसाइट पर प्रो के पेज पर आपको देखने को मिलेंगे, जिनमें डिफरेंट एफिलिएट लिंक से परचेज करने के ऊपर आपको डिफरेंट लेवल्स पर कम्युनिटी एक्सेस मिलेगी। तो वेब होस्ट मोस्ट का एक बार फिर से शुक्रिया और इस लेसन को अब हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो अब हम प्लगइन बाकायदा बनाने की शुरुआत करेंगे और उसके लिए जो आपका साथी है जिसका दामन आपने नहीं छोड़ना है वो प्लगइन हैंडबुक है। इसका लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद होगा। कोर्स के एसेट्स फाइल में आप जाएंगे, वहाँ पर भी होगा। कोर्स ओवर में भी बताया गया था developer.wordpress.org/plugins। यहाँ पर आपको वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट के लिए एक भरपूर मुकम्मल हैंडबुक मिलेगी, जिसमें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर टैब्स बनी हुई हैं, जिनको फॉलो करते हुए आप मुकम्मल वर्डप्रेस प्लगइन डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं उन्हें सीख सकेंगे। स्टेप बाय स्टेप देख सकेंगे कि कौन किस तरह से आपने लेकर चलना है अपने प्लगइन को, जिसमें इंट्रोडक्शन टू प्लगइन डेवलपमेंट के सेक्शन में आपको ये देखने को पढ़ने को मिलेगा कि प्लगइन असल में है क्या और प्लगइन्स आप क्यों बनाते हैं। तो मेरा काम है आप लोगों को आसान अल्फाज में साथ साथ बताना भी। ये तो आप पढ़ ही लेंगे और ये पढ़ना आप पर फ़र्ज़ भी है, क्योंकि डायरेक्टली AI कोडिंग्स और वाइब कोडिंग में जंप करने से पहले अगर आपको बेस का नहीं पता, आपको बेसिक्स का नहीं पता, तो आप प्लगइन अच्छा नहीं बना पाएंगे। क्योंकि जब वो कोड जनरेट हो रहा है और वो क्या कोड जनरेट कर रहा है, उसकी ट्रबल शूटिंग कैसे होगी, एडमिन मेन्यू बनते कैसे हैं, शॉर्ट कोड्स बनते कैसे हैं, अगर आप इन चीज़ों का पहले बेस नहीं पता होगा तो आप उस कोड को इवेलुएट भी नहीं कर पाएंगे कि ये इसने जनरेट क्या कर दिया है और उसमें कोई मसला आ गया तो उसको आपने हल कैसे करना है और उसमें फिर कस्टम मॉडिफिकेशन कैसे करनी है। जैसे AI टूल्स हैं वो महंगे हैं, तो हर काम आप वो 100% तो वहाँ से नहीं कर सकेंगे, फिर आपको मैनुअल कोड भी तो करना पड़ेगा। तो उस लिए आपको इस प्लगइन हैंडबुक से एक दफ़ा गो थ्रू होना लाजमी है आपके लिए। आप अपनी पेस पे गो थ्रू करें, एक ही दिन में एक ही घंटे में आपने नहीं करना। आपने इस स्किल को जब सीखना है तो आपने स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना है। स्टेप बाय स्टेप जो टैब्स हैं उनमें चीज़ों को देखते जाना है, इम्प्लीमेंट करते जाना है और सीखते जाना है। सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका इम्प्लीमेंटेशन होता है। पढ़ना और सिर्फ वीडियो देखना कभी भी बेटर वे नहीं होता सीखने का। सीखा हमेशा कोड करके या इम्प्लीमेंट करके ही जाता है। जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे, मसले आएंगे, उनको उनकी डॉक्यूमेंटेशन चेक करेंगे, रिजॉल्व करेंगे, तो आप इन मराहिल को तय करते हुए आहिस्ता आहिस्ता प्लगइन डेवलपर बन जाएंगे। तो प्लगइन होता क्या है? वर्डप्रेस चूँकि एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है और ये बाय डिफ़ॉल्ट जो जिस हालत में आपको मिलता है, जो हमारे सामने है, इसमें इस लिमिटेड सेट ऑफ फीचर्स के साथ ही अवेलेबल होता है। जब आपने इन फीचर्स को एक्सटेंड करना होता है तो वर्डप्रेस ने आपको सहूलत दी हुई है कि आप थीम बना सकते हैं और प्लगइन बना सकते हैं। पूरा वर्डप्रेस ने एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया हुआ है। थीम्स की टैब में आप जो भी थीम बनाते हैं वो आ जाते हैं। थीम में आप ज़्यादातर लेआउट से रिलेटेड फंक्शनैलिटीज़ अपनी कोड करते हैं और प्लगइन्स वर्डप्रेस की कोर फंक्शनैलिटीज़ को एक्सटेंड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस में कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं है, तो कॉन्टैक्ट फॉर्म अगर आपने अपनी वेबसाइट में लेकर आना है तो उसके लिए आप एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 है, WP फॉर्म्स हैं और इस तरह से सैकड़ों की तादाद में वर्डप्रेस के फॉर्म बिल्डर्स अवेलेबल हैं।
एसईओ, आपने अपने वर्डप्रेस वेबसाइट में एसईओ से रिलेटेड सेटिंग्स करनी है तो आप एसईओ का प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। आपने इस वर्डप्रेस को एक ई कॉमर्स स्टोर में तब्दील करना है तो आप वो कॉमर्स इंस्टॉल करेंगे। इसी तरह से हज़ारों की तादाद में वर्डप्रेस प्लगइन्स हैं जो वर्डप्रेस की फंक्शनैलिटीज़ को एक्सटेंड करते हैं, और वर्डप्रेस आपको कंप्लीट पावर देता है अपने कोडेक्स के थ्रू कि आप अपनी फंक्शनैलिटीज़ प्लगइन्स के थ्रू वर्डप्रेस में शामिल कर सकें। तो प्लगइन्स का जो मेन पर्पस है वो वर्डप्रेस की कोर फंक्शनैलिटीज़ को एक्सटेंड करना है। प्लगइन्स में आपके पास इकसाम होती हैं जिनमें कोर प्लगइन्स होते हैं जो कोर फंक्शनैलिटीज़ को एक्सटेंड करते हैं, जिनकी एग्जांपल्स मैंने आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 और एसईओ प्लगइन्स की दी। उसके बाद आपके पास एड-ऑन्स और एक्सटेंशंस होती हैं। एक्सटेंशन किसी ऑलरेडी बने हुए प्लगइन की फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड करने के लिए बनाई जाती हैं। अब इतना वास्ट ये सॉफ्टवेयर है कि कोर फीचर्स को एक्सटेंड करने के साथ साथ आप ऑलरेडी जो बने हुए प्लगइन हैं जैसे वूकॉमर्स है, वूकॉमर्स की आपको सैकड़ों थर्ड पार्टी एक्सटेंशंस देखने को मिलती हैं कि आप वूकॉमर्स में भी उसकी फंक्शनैलिटीज़ को भी जब एक्सटेंड करना चाहते हैं तो आप उसमें उसके लिए एक्सटेंशंस बनाते हैं। और वर्डप्रेस की डॉक्यूमेंटेशन की तरह वूकॉमर्स की भी अपनी मुकम्मल एक डेवलपर डॉक्स है। आप वूकॉमर्स डेवलपर डॉक्स लिख के सर्च करेंगे तो आपको वूकॉमर्स की भी, अगर आप वूकॉमर्स की एक्सटेंशन डेवलप करना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पर ये देखें भरपूर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप और डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन आपको देखने को मिलेगी कि आप थीमिंग करना चाह रहे हैं, आप पेमेंट से रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं, पेमेंट गेटवे की एपीआई है, आप अपना कोई पेमेंट गेटवे बनाना चाह रहे हैं तो ये यहाँ पर आपको इसकी भी मुकम्मल डॉक्यूमेंटेशन मिलेगी। इसी तरह से एलिमेंटोर का आप एड ऑन बनाना चाह रहे हैं, एलिमेंटोर ने भी अपनी डेवलपर डॉक्स दिए हुए हैं। इसी तरह से जितने भी बड़े प्लगइन्स हैं वर्डप्रेस के उन्होंने अपनी डेवलपमेंट डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है। जैसे वर्डप्रेस के अपने एक्शंस एंड फिल्टर्स हैं उनकी तरफ हम बाद में आएंगे, आप घबराना नहीं है। आपने एक्सटेंशंस कह रहा हूँ सॉरी, एक्शंस और फिल्टर्स को भी मैं आपको एक पूरे लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा और उनको टेस्ट आउट भी करेंगे। तो आप किसी भी, अगर आप कोई एक्सटेंशन बनाना चाहते हैं तो आप उस प्लगइन की जो उस प्लेटफॉर्म की डॉक्यूमेंटेशन को स्टडी करेंगे, डेवलपर डॉक्स को देखेंगे और आप एक्सटेंशंस बिल्ड कर सकते हैं। एड ऑन्स भी इसी तरह प्लगइन्स की फंक्शनैलिटीज़ को, एग्जिस्टिंग प्लगइन्स की फंक्शनैलिटीज़ को एक्सटेंड करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें आप फॉर एग्जांपल आपके पास एलिमेंटोर है तो एलिमेंटोर के आपके पास सैकड़ों की तादाद में थर्ड पार्टी एड ऑन्स हैं जो एलिमेंटोर के विजेट्स और एलिमेंटोर की फंक्शनैलिटीज़ को एक्सटेंड करने के लिए बनाए जाते हैं। तो इनफ टॉक, अब हम देखते हैं कि एक वर्डप्रेस प्लगइन स्टार्ट कैसे किया जाता है, वर्डप्रेस प्लगइन प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है। शुरू में हम बेसिक्स को लेकर चलेंगे और बाद में हम फ्रेमवर्क्स का सहारा लेंगे। तो बेसिक्स में व्हाट इज़ अ प्लगइन, इसको आप यहाँ पर देख लें कि यहाँ पर ये वर्डप्रेस क्या बताता है आपको, वो ही बातें बताएगा जो मैंने आपको बताई हैं कि प्लगइन जो है वो वर्डप्रेस की कोर फंक्शनैलिटीज़ को एक्सटेंड करने के लिए इस्तेमाल हो जाता है। अब यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड में आपके पास ये वो सारा तरीका बताया, मैं आपको ऑन स्क्रीन भी करके दिखाऊंगा और आपने यहाँ पर भी इसको भी आपने एक्सप्लोर साथ साथ करना है। और एक्सप्लोर करने के साथ साथ अब हम प्रैक्टिकल वर्क की तरफ आते हैं और यहाँ पर मैं अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी ओपन कर लेता हूँ। www, अगर आप लारागोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें लारागोन में www का फ़ोल्डर होता है। इसी तरह से आपकी जो डिफरेंट, आप अगर लोकल WP इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके लिए ये लोकल साइट्स का आपके पास फ़ोल्डर होता है। तो मैं लारागोन में www को वैसे मैंने यहाँ पर पिन किया हुआ है, आपने लारागोन के डायरेक्टरी में से www के फ़ोल्डर में आ जाना है और यहाँ पर आपने अपनी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन ढूंढ लेनी है जो कि हमने WP प्लगइन के नाम से की थी। तो यहाँ पर ये WP प्लगइन का फ़ोल्डर हमारे पास अवेलेबल होगा। तो WP कंटेंट के फ़ोल्डर में आना है आपने और प्लगइन्स के फ़ोल्डर में आना है। यहाँ पर आपको आपके एग्जिस्टिंग प्लगइन्स मिलेंगे, ये भी प्लगइन्स हैं, ये फाइल्स नहीं हैं। अब प्लगइन जब आप बनाते हैं तो उसकी एक सिंपल फाइल भी हो सकती है, जैसे ये हेलो डॉली के नाम से जो प्लगइन्स बना हुआ है, आप प्लगइन्स के टैब में आएंगे तो ये देखेंगे ये हेलो डॉली का प्लगइन है। और जो एडवांस्ड प्लगइन्स होते हैं जो सिंगल, ये एक सैम्पल फाइल है, सैम्पल प्लगइन है जो कि यहाँ पर इन्होंने साथ शिप करते हैं वर्डप्रेस में। अभी तक पता नहीं क्यों कर रहे हैं, इसका मकसद कोई नहीं है।
लेकिन मे बी डेवलपर्स को बताने के लिए कि यार ये आपका एक प्लगइन है। सिर्फ फ़ोल्डर जो है वो एडवांस प्लगइन्स के लिए होता है, जिसमें अगर आप उसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे उसमें फिर सब फ़ोल्डर्स होंगे जिनमें आप फाइल्स को डिवाइड कर सकते हैं, चंक्स को डिवाइड अपने कोर फंक्शनैलिटीज़ को चंक्स में डिवाइड करते हैं, डिफरेंट सब डायरेक्टरीज में रखते हैं। आप एक ही फाइल बनाकर उसको भी प्लगइन बना सकते हैं। आपने वो फाइल को एक नेम देना है और उसमें अपने प्लगइन की जो हेडर रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो अभी हम देखते हैं वो देने के बाद आप फाइल यहाँ पर रख देंगे तो वो भी एज ए प्लगइन काम करेगी। तो हमने एक सोफिस्टिकेटेड प्लगइन बनाना है। सोफिस्टिकेटेड प्लगइन में आप सबसे पहले अपने प्लगइन के लिए एक डायरेक्टरी बनाते हैं। इसको हम एक नेम दे लेते हैं, इसमें कोई स्पेस नहीं होना चाहिए और लोअर केस में ही आपने रखना है। अगर आपने नेम सेपरेट करना है कोई तो आप डैश इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने नाम से ही प्लगइन बना लेता हूँ, इसको मैं कह लेता हूँ MSR डैश प्लगइन। और आपने प्लगइन का नाम रखते हुए, डायरेक्टरी का नाम रखते हुए कोशिश करनी है कि वो यूनिक हो, किसी दूसरे प्लगइन के साथ कॉन्फ्लिक्ट ना कर रहा हो। जैसे एसईओ सिर्फ आप प्लगइन का नाम रख देंगे तो मे बी वो किसी और प्लगइन ने भी उस नेम को इस्तेमाल किया हुआ है तो आपके प्लगइन जो है वो फेल होगा, उसमें मसला होगा कि कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, कोई दूसरा बंदा को वो प्लगइन भी इस्तेमाल कर रहा है और आपका प्लगइन भी इंस्टॉल कर लिया तो वो एक टेक्निकल प्रॉब्लम है जो कि आपने नहीं करनी। आपने अपने प्लगइन को एक यूनिक नेम देना है और ये चेक करने के लिए कि वो प्लगइन या फोल्डर नेम वो एग्जिस्ट करता है वर्डप्रेस। अगर आपने वर्डप्रेस की रिपोजिटरी पर वो पब्लिश करना है तो उसको चेक करने का बड़ा आसान तरीका है। आप अपने सिंपली wordpress.org पर आएँ और यहाँ पर / आप लिखकर प्लगइन्स लिखेंगे। प्लगइन्स में ये आई थिंक मैंने इसको जो भी प्लगइन बेसिकली आपने ब्राउज़ किए होते हैं उनके यूआरएल तो आ रहे होते हैं। प्लगइन्स में / लगाकर आपने उस प्लगइन का नेम आगे टाइप कर देना है। एससीओ लिखेंगे तो आपने देख लेना है, ये देखें ये स्लग ऑलरेडी किसी ने ऑक्यूपाई किया हुआ है वर्डप्रेस की रिपोजिटरी। हालांकि वो देखें 14 साल पहले अपडेट किया गया था और इसको दोबारा अपडेट ही नहीं किया गया, लेकिन स्लग तो ऑक्यूपाइड है, स्लग एम्प्टी नहीं है। स्लग एक दफ़ा जब रजिस्टर हो जाता है वर्डप्रेस की प्लगइन्स डायरेक्टरी में तो वो फिर वो वहीं पर रहता है, उसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसी तरह से आप अपना प्लगइन जो है वो आप जैसे एलिमेंटोर रख रहे हैं या आप कह लें लेट्स सपोज कॉन्टैक्ट रख रहे हैं अपनी डायरेक्टरी का नाम। सॉरी, कॉन्टैक्ट का नाम अवेलेबल नहीं है, वो मैंने कॉन्टैक्ट पूरा लिखा नहीं था। कॉन्टैक्ट लिख लेते हैं तो ये देखिए कॉन्टैक्ट के नाम से भी ऑलरेडी एक प्लगइन एग्जिस्ट करता है। तो आपने इस तरह से अगर आपने कोई यूनिक नेम सोच भी लिया है तो आपने एक दफ़ा मेक श्योर करना है कि वो जो नेम है वो एग्जिस्ट ना करता हो। वो उसका सबूत यही है कि जब आप उसको एंटर करेंगे तो वो सर्च पर चला जाएगा बजाय इसके कि वो उस प्लगइन को दिखाए। तो MSR प्लगइन के नाम से हमारा कोई भी प्लगइन एग्जिस्ट नहीं करता वर्डप्रेस की रिपोजिटरी पर। तो हम जो है वो सेफली इस प्लगइन को इसका नेम रख सकते हैं। दूसरा, जब आपने प्लगइन की डायरेक्टरी नेम रख लिया उसके बाद आपने उसी नाम से एक PHP फाइल बनानी है जो कि रिप्रेजेंट करेगी आपके प्लगइन की कोर मेन फाइल को लोड करने के लिए। और उसके लिए हम VS कोड में अब हमारा ये जो फोल्डर है इसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर www और यहाँ पर WP प्लगइन और WP कंटेंट प्लगइन्स और MSR प्लगइन, ये आपने फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लिया। अब आपके VS कोड में यहाँ पर आप जो भी फाइल्स वगैरह क्रिएट करेंगे, डायरेक्टरीज क्रिएट करेंगे हमारे इस डायरेक्टरी में आती जाएंगी। तो यहाँ पर एक न्यू फाइल बनानी है आपने MSR डैश प्लगइन डॉट PHP। अब फाइल बनाने के बाद यहाँ तक ये वर्डप्रेस को नहीं पता ये प्लगइन है और ये एक्टिवेट भी नहीं होगा। हम वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आते हैं, प्लगइन्स की स्क्रीन को रीलोड करते हैं तो ये देखें यहाँ पर आपका प्लगइन नहीं आया। इन प्लगइन्स को मैं डिलीट कर देता हूँ, नॉर्मली मैं इनको डिलीट कर ही देता होता हूँ। तो यहाँ पर आपका अभी तक वर्डप्रेस को ये नहीं पता कि ये एक प्लगइन है। वर्डप्रेस को ये कैसे पता लगेगा कि ये प्लगइन है? वर्डप्रेस को उस फाइल की हेडर रिक्वायरमेंट से पता लगेगा कि ये प्लगइन है। इसमें इसको कॉपी करते हैं और आपने सिंपली करना क्या है कि PHP का टैग ओपन करना है और यहाँ पर आपने ये कमेंट जो है वो दे देना है
यहाँ पर अब आप अपने प्लगइन का नेम बताएंगे, इसको आपने नहीं छेड़ना, ये इसको आपने इसी तरह से रखना है, ये सेम एग्जैक्ट यही नेम और उसकी वैल्यू होगी तो वो वहाँ पर अपीयर होगी। इसको मैं कह लेता हूँ MSR प्लगइन। ये देखें जो मैंने एक्सटेंशंस इंस्टॉल की हुई हैं वो मुझे कोड सजेशंस ऑटोमेटिकली देती जा रही हैं। मैं टैब 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 प्रेस करता जाऊंगा तो ये वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड करता जाएगा, लेकिन ये करना नहीं है अभी काम। हमने ये काम करने हैं बाद में, अभी आपने खुद से अपने हाथों से लिखना है जो भी लिखना है। अब हम वर्डप्रेस की डायरेक्टरी में आते हैं, प्लगइन्स की डायरेक्टरी में आते हैं, इंस्टॉल प्लगइन्स पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए अब आपका MSR प्लगइन्स यहाँ पर आ चुका है। अब आप इसे एक्टिवेट करेंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, डीएक्टिवेट करेंगे तो ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। अब ये देखें इसमें यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन साथ नहीं आ रही जो नॉर्मली आपको देखने को मिलती है डिफरेंट प्लगइन्स के साथ। उसकी डिस्क्रिप्शन होती है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिंक्स होते हैं यहाँ पर, वो कहाँ से आते हैं, वो यहीं पर आते हैं। यहाँ से तो आपने स्टार्ट कर लिया, लेकिन ये वो तमाम अवेलेबल हेडर फील्ड्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनमें प्लगइन नेम, प्लगइन URI और सो ऑन। ये आप देखते जाएं, यहाँ से आप जो है वो जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए अपने प्लगइन के लिए वो हेडर फील्ड वो आप वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और एक मुकम्मल जामिया जो हेडर रिक्वायरमेंट की फ़ाइल है वो यहाँ पर आपको मुकम्मल देखने को मिल जाएगी। इस कोड को आप कॉपी कर लें और यहाँ पर आप आकर पेस्ट करते हैं। इसके अलावा प्लगइन हेडर अगर आपने विजुअली जनरेट करना हो तो मैजिक WP टूल्स पर आप आएंगे तो यहाँ पर हमने कोड जनरेटर्स आपके लिए रखे हुए हैं। जनरेटर्स में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको प्लगइन हेडर जनरेटर मिल जाएगा। ये देखें इसमें आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन अपनी फिल करनी है और ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको अपना जो प्लगइन का हेडर है वो जनरेट कर देगा एक सिक्योरिटी कोड के साथ भी। ये आपका जो कोड है ये हर फाइल में होना चाहिए कि उस फाइल को डायरेक्ट एक्सेस ना किया जा सके। इसको भी बाद में देखेंगे। तो अभी हम बेसिक्स के साथ रहते हैं और यहाँ पर अब आप देखें अब आपके पास ये इन्फॉर्मेशन है, इसमें से जो इन्फॉर्मेशन आपने रखनी है अपने प्लगइन के लिए वो रख लें और उसके बाद बाकी की इन्फॉर्मेशन को आप ख़त्म कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लेकिन ये एक डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन है जो एक प्लगइन के लिए आपको चाहिए होती है। तो अब इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, इसको मैं कह लेता हूँ MSR प्लगइन। और उसके बाद प्लगइन का जो URI है ये आपने यहाँ पर दे देना है। ये आप जब आपका वर्डप्रेस की रिपॉजिटरी के ऊपर प्लगइन पब्लिश हो जाए तो आप ये वहाँ ये इस URL को उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। लेकिन तब तक जब तक ये प्लगइन वर्डप्रेस की रिपॉजिटरी पर नहीं जाता आप यहाँ पर अपना गिटहब पर प्लगइन रख के उसका लिंक दे सकते हैं। या आप अपनी जो वेबसाइट है उसके लिए, वेबसाइट के लिए तो आपने ऑथर में देना है, लेकिन आपने अगर गिटहब पर नहीं रखा हुआ कोड, आपने अपनी वेबसाइट पर कहीं रखा हुआ है जहाँ पर इस प्लगइन की डिटेल यूज़र को देखने को मिलती है, तो आप यहाँ पर वो URL जो है वो दे देंगे। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल wp-academy.pk ही दे देता हूँ और ओके इसको कॉपी करता हूँ और ऑथर URL में भी यही देता हूँ। ये आपने सेम प्लगइन बनाने के बाद नहीं रखना, ये आपने चेंज करना है। यहाँ पर आपके उस प्लगइन का डेडिकेटेड पेज होना चाहिए, लैंडिंग पेज, जहाँ पर उस प्लगइन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो आप वर्डप्रेस पर पब्लिश होने के बाद दे सकते हैं। उससे पहले आप अपनी वेबसाइट के ऊपर बना सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑथर इन्फॉर्मेशन में आपने अपनी उस ऑथर वेबसाइट का लिंक देना है, मेन वेबसाइट का लिंक दे देना है। यहाँ पर आप उस प्लगइन की डिस्क्रिप्शन दे देंगे, कोई भी आप अपने प्लगइन की एक इंफॉर्मेशन दें, डिस्क्राइब करें कि वो प्लगइन बेसिकली करता क्या है, ताकि यूज़र को देखकर पता लगे कि ये प्लगइन करता क्या है। यहाँ पर आपका जो वर्जन नंबर है ये आपने हमेशा 1.0.0 से ही स्टार्ट करना है या 1.0 कर लें, 1.1, लेकिन बेहतर ये है कि 3 डिजिट जो वर्जन है वो आप रखते हैं। 1.0.1 करते जाएंगे, 0.2 करते जाएंगे, जिसमें ये जो अगर आपने छोटी पैचेस रिलीज़ करनी होती हैं, अपडेट्स रिलीज़ करनी होती हैं छोटी, यानी कि कोई बग फिक्स किया छोटा सा उसको रिलीज़ करना है, तो आप सिंपली ये जो 3rd डिजिट है इसको आप इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आपने कोई थोड़ी सी मेजर रिलीज़ की है, मीडियम लेवल की, जिसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं, तो आप ये वर्जन जो डिजिट है इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। या बिल्कुल ही आपने एक नया
जैसे एलिमेंटोर का वर्जन 1 से स्टार्ट हुआ था, फिर 2, फिर 3, उस तरह से सो ऑन। आप मेजर बहुत बड़ी रिलीज जिसमें बहुत बड़े चेंजेस हों तो वो फिर आप यहाँ से इसके वर्जन नंबर से मैनेज कर लें। उसके बाद आपने यहाँ पर इसे बताना है कि रिक्वायर्स एटलीस्ट, ये वर्डप्रेस का मिनिमम वर्जन है जो आप यहाँ पर डिफ़ाइन करेंगे। इससे नीचे का जो वर्डप्रेस वर्जन होगा ये उसके ऊपर एरर देगा, यूज़र को नोटिस देगा कि ये इस वर्जन के लिए नहीं बना हुआ, इसके ऊपर आप इसे इंस्टॉल ना करें। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना PHP वर्जन देना है, रिक्वायर्स मिनिमम जो PHP वर्जन रिक्वायर्ड है इस प्लगइन को चलने के लिए वो आपने यहाँ पर दे देना है। तो 7.4 कर देते हैं। हालांकि अब आपको नॉर्मली जो स्टैंडर्ड है वो 8x हो गया हुआ है। आपको अपने प्लगइन को 8x पर जो है वो, अगर आपने, हाँ, अगर आपके प्लगइन में ऐसी फंक्शनैलिटी है जो सिर्फ PHP 8 और उससे आगे चल रही है तो आपने 8x ही यहाँ पर देना है क्योंकि बहुत सारे फंक्शंस PHP 8 के ऐसे हैं जो PHP 7.4 पर नहीं चलते हैं। तो आपने यहाँ पर इसको बड़े ध्यान से सेट करना है कि अगर आपने ऐसे फंक्शंस ऐसे जो PHP के इस्तेमाल किए हुए हैं जो कि PHP के वर्जन 7.4 पर नहीं चलते तो आपने यहाँ पर 7.4 नहीं देना, क्योंकि यूज़र्स जो इंस्टॉल कर बैठेंगे उनके पास मसला होगा। लेकिन अगर आपका कोड ऐसा है, फंक्शंस PHP के आपने जो इस्तेमाल किए हुए हैं वो ऐसे हैं सारे के वो 7.4 पर भी चलते हैं और 8 पर भी चलते हैं, तो फिर आप मिनिमम बेस वर्जन जो है वो 7.4 रख लें। उसके बाद यहाँ पर आपका ऑथर नेम आ जाएगा जो आप रखना चाहें, अपना नेम रखना चाहें और कंपनी नेम रखना चाहें वो भी आ जाएगा। जैसे इसने कहा दिया मियाँ साहब, मियाँ साहब नहीं हूँ मैं, मियाँ शहजाद रज़ा करो भाई मुझे। ये इसने खुद ही डिटेक्ट कर लिया क्योंकि काफ़ी अरसे से ये मेरा लोकल इन्वायरमेंट मुझे जानता है। तो उसके बाद आपने उसी तरह से ऑथर URI, ये डिफरेंट भी हो सकता है, ये दोनों URL सेम होने भी नहीं चाहिए जब आपने वर्डप्रेस की रिपोजिटरी के ऊपर इस प्लगइन को सबमिट करना है। उसके बाद आपका जो लाइसेंस URI है, लाइसेंस वर्डप्रेस में जो डिफ़ॉल्ट लाइसेंस आपने रखना है वो GPL v2 और लेटर ही होता है, उसका ये लाइसेंस URI है। तो अगर आप वर्डप्रेस की रिपोजिटरी के लिए प्लगइन बिल्ड नहीं कर रहे, कोई कमर्शियल बिल्ड कर रहे हैं, तो आप GPL के अंडर अगर आप उसे नहीं रखना चाहते तो आप इसे रिमूव कर सकते हैं। लेकिन वर्डप्रेस ये कहता है कि अगर आपने वर्डप्रेस की रिपोजिटरी पर ये प्लगइन रखना है तो आपको भाई GPL v2 और लेटर रखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आपने ये उस लाइसेंस का URI दे देना है। अगर आपने अपना कोई कस्टम लाइसेंस रखा हुआ है, जैसे अक्सर आप थीम फॉरेस्ट के थीम डाउनलोड करेंगे प्रीमियम, तो उनमें आप देखेंगे तो GPL वाला नहीं होगा, उनमें क्या होगा कि मिक्स्ड लाइसेंस या इस तरह का उन्होंने रखा हुआ है कि स्प्लिट लाइसेंस आई बिलीव। उसमें क्या होता है, उन्होंने अपना एक लाइसेंस URI दिया हुआ है और उसमें उन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो PHP का कोड है इस प्लगइन में या इस थीम में, सॉरी क्योंकि थीम्स की हम बात कर रहे हैं, तो थीम से रिलेटेड वो जो जब लाइसेंसिंग यूज़ करते हैं तो वो उसको स्प्लिट लाइसेंस टाइप कोई नाम उन्होंने रखा हुआ है। तो उसमें उन्होंने उस लाइसेंस के पेज पर मेंशन किया हुआ है कि PHP का जितना भी कोड है वो GPL के अंडर आएगा और जो स्टाइलिंग HTML और CSS वगैरह लिखी गई है, जो एसेट्स हैं, वो GPL के अंडर नहीं आएंगे, वो कमर्शियल लाइसेंस है। उसी तरह से आपका जो अपडेट URI है, यहाँ पर आप अपडेट URI दे सकते हैं। इनमें से किसी भी टैग की हेडर की आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ पर आपको उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पर मिल भी जाएगी। रिक्वायर्स एटलीस्ट, ये देखें, PHP रिक्वायर्स ऑथर URI और लाइसेंस URI और टेक्स्ट डोमेन, डोमेन पाथ, नेटवर्क अपडेट URI। Allow third-party plugins to avoid accidentally being overwritten with an update of a plugin of a similar name। कि सिमिलर नेम होगा तो वो ये आप एक्सीडेंटल अवॉइड करने के बजाय आप अपडेट के यहाँ पर URI देते। अभी फ़िलहाल हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। टेक्स्ट डोमेन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने एक यूनिक टेक्स्ट डोमेन रखना है और हर जगह पर आपने इसी टेक्स्ट डोमेन को इस्तेमाल करना है स्ट्रिंग्स के साथ जो ट्रांसलेटेबल हों। क्योंकि अगर आपका ये यूनिक नहीं होगा, आप डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब आप कोड कॉपी करते हैं किसी जगह से बना बनाया, आपको ChatGPT से बनवा लेते हैं, किसी भी टूल से बनवा लेते हैं, तो वो उसमें जो स्ट्रिंग्स होते हैं ट्रांसलेटेबल जो आप इस्तेमाल करते हैं उनमें वो कोई भी नाम रख देता है, टेक्स्ट में रख देता है। तो वो आप कोड कॉपी करते जाते हैं, आपको पता नहीं होता कि ये है क्या, और जब आप वर्डप्रेस की रिपोजिटरी पर सबमिट करेंगे तो सबसे पहला एरर आपका नॉर्मली जो आता है वो टेक्स्ट में मिसमैच का आ जाता है कि जगह जगह पर आपने डिफरेंट कोड लगाए हुए हैं और उसमें जगह जगह पर डिफरेंट टेक्स्ट डोमेन इस्तेमाल किया गया है, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं कि जी आपके प्लगइन में टेक्स्ट डोमेन्स का इशू है। तो वो आपने ये एक यूनिक रखना है
और फिर जो आप कोड कॉपी कर रहे हैं, जनरेट करके लगा रहे हैं, तो आपने मेक श्योर करना है कि उनमें टेक्स्ट में जो ट्रांसलेटेबल स्ट्रिंग्स हैं उनमें, क्योंकि आपका प्लगइन जो है वो ट्रांसलेटेबल भी होना चाहिए, मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, और ट्रांसलेट यूज़र खुद ही कर देता है। वर्डप्रेस ने इसका सिस्टम बनाया हुआ है जहाँ पर आप भी जाकर किसी भी प्लगइन को ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में, और वो ट्रांसलेट तभी होगा जब आपने वर्डप्रेस के स्टैंडर्ड को इस्तेमाल करते हुए स्ट्रिंग्स इस्तेमाल किए हुए हैं, एको करने के लिए भी। इवन अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन प्रिंट कर रहे हैं, कोई लेबल प्रिंट कर रहे हैं, तो उसको वर्डप्रेस के फंक्शंस हम बाद में देखेंगे, उसको इस्तेमाल करते हुए आप प्रिंट करते हैं। आप डायरेक्टली सिर्फ ब्ला 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 लिख नहीं देते, आप उसको वर्डप्रेस के फंक्शन के थ्रू प्रिंट करते हैं, और उस फंक्शन में सेकेंडरी पैरामीटर आपका टेक्स्ट डोमेन होता है। तो आपने टेक्स्ट डोमेन जो है वो अपना एक यूनिक रखना है, इसको भी आपने अपने प्लगइन को यूनिक नेम रखने के बाद आप अपना टेक्स्ट डोमेन यूनिक इसी तरह से रख सकते हैं, MSR प्लगइन। उसके बाद आपका जो, अगर आपने ख़ुद से अपने वर्डप्रेस प्लगइन की कोई ट्रांसलेशन फाइल्स दी हुई हैं लैंग्वेजेस का फ़ोल्डर बनाकर, तो आप यहाँ पर वो पाथ दे दें। अभी हमने कोई नहीं बनाई हुई तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये एक वर्डप्रेस ने बड़ी इन्हेंसमेंट की है जो पहले नहीं थी, रिक्वायर्स प्लगइन। ये क्या करेगा कि अगर आप किसी प्लगइन की एक्सटेंशन बिल्ड कर रहे हैं, जैसे एलिमेंटोर की या वो कॉमर्स की, तो अगर आपने यहाँ पर जो नेम पास कर देंगे तो वो प्लगइन, अगर पेरेंट प्लगइन एक्टिवेट नहीं है तो ये प्लगइन एक्टिवेट नहीं होगा। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, मैं यहाँ पर वो कॉमर्स टाइप कर देता हूँ। ओके, अब इसको सेव, चूँकि ऑटो सेव पर ही है VS कोड सेव करने वाला, वो भी ज़माना क्या याद आ गया मुझे कि कंट्रोल एस प्रेस करना पड़ता था आपको, वो अब काम नहीं करना पड़ता। अब हम जब इस प्लगइन की स्क्रीन को रीलोड करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक सबसे पहली बात है, ये देखें नोटिस आ गया, और ये प्लगइन एक्टिवेट नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये कह रहा है कि जी आपको वो कॉमर्स पहले इंस्टॉल होना चाहिए, फिर आप ये प्लगइन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये इस छोटी सी लाइन का ये मकसद है। ये पहले हमें करने के लिए थर्ड पार्टी कोड लिखना पड़ता था, चेक करवाना पड़ता था कि ये प्लगइन पहले एग्जिस्ट तो नहीं करता, इंस्टॉल अगर नहीं है तो ये मेरा प्लगइन एक्टिवेट ना हो। तो वर्डप्रेस ने कहा कि यार डेवलपर्स, ये लो, सिर्फ ये लगा दो और बता दो कि हाँ, शर्त ये है कि वो उस प्लगइन को वर्डप्रेस की रिपोजिटरी पर होना चाहिए। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये शर्त भी है। उसका बेसिकली अगर नेम आप एग्जैक्टली पास कर देते हैं, तो यहाँ से देख लेते हैं, अ कॉमा सेपरेटेड लिस्ट ऑफ वर्डप्रेस डॉट ऑर्ग फॉर्मेटेड स्लग्स फॉर इट्स डिपेंडेंसीज। ठीक है, तो वर्डप्रेस ऑर्ग पर जो प्लगइन्स हैं वही ये चेक करेगा कि अगर वो इंस्टॉल नहीं है तो ये प्लगइन एक्टिवेट नहीं होगा। तो हम इसको यहाँ से अभी रिमूव कर देते हैं, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ से इसको एक दफ़ा रीलोड करेंगे तो ये देखें, अब आपके प्लगइन की एक भरपूर इन्फॉर्मेशन आ रही है, जिसमें प्लगइन नेम, एक्टिवेट, डिलीट, यहाँ पर ये आपकी डिस्क्रिप्शन आ गई, यहाँ पर ये आपका वर्जन नंबर आ गया। बाय मियां शहजाद रज़ा, इस पर यूज़र क्लिक करेगा तो ये यूज़र उस वेबसाइट पर चला जाएगा, ऑथर की वेबसाइट पर चला जाएगा। और ये प्लगइन साइट है तो प्लगइन साइट पर यूज़र क्लिक करेगा तो प्लगइन के साइट पर चला जाएगा, जो भी आपने इसका जो रखा हुआ है नेम। अब ऑटोमेटिक अपडेट्स वगैरह का कंट्रोल इसलिए नहीं है क्योंकि ये वर्डप्रेस प्लगइन की वर्डप्रेस की प्लगइन्स की रिपोजिटरी के ऊपर ये प्लगइन एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये ऑटोमेटिक अपडेट्स तभी आएंगी, इनेबल होंगी, जब आपका वर्डप्रेस, जब आपका प्लगइन जो है वो वर्डप्रेस की रिपोजिटरी पर पब्लिश हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर इख्तिताम करते हैं इस सेक्शन को। मैंने इसको लंबा इसलिए खींचा है कि बहुत सारे लोग सिर्फ ये कॉपी करके आपको लगाना बता देते हैं, लेकिन आपको असल में पता नहीं होता कि ये छोटी छोटी लाइनें कर क्या रही हैं। तो मेरी कोशिश ये है कि इस कोर्स में आपको भरपूर इन्फॉर्मेशन मिले, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिले जो कि आपको नॉर्मली दूसरी जगह पर देखने को नहीं मिलती। तो अब हम इस सेक्शन को क्लोज़ करते हैं और नेक्स्ट सेक्शन से इस प्लगइन को एक्सटेंड करना शुरू करते हैं।